नमस्कार दोस्तों। इजराइल के द्वारा जो बॉम्बिंग है गाजा के अंदर वो अभी भी जारी है। यहां पर आज 7वां दिन हो चुका है ये, लेकिन यहां पर एक बड़ी खबर आ रही है कि इजराइल के एयरफोर्स ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है गाजा के अंदर ये जो रूल करता है ऑर्गेनाइजेशन हमास का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है जिसका नाम है याह्या सिनवर, उसके घर को पूरी तरह से यहां पर आप देख सकते हो डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ये भी आप न्यूज देख पाएंगे, इजराइल स्ट्राइक्स हाउस ऑफ हमास पॉलिटिकल चीफ इन गाजा। तो इसके बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। प्लस यहां पर क्वेश्चन ये है कि क्या जो इजराइल का मेन मकसद है कि हमास को यहां पर पूरी तरह से खत्म कर दो, और हमास का पूरा तरह से मकसद है कि यहां पर इजराइल के ऊपर हमला करते रहो। तो इसके बारे में आज मैं आपको बहुत डिटेल से बताने वाला हूं। हमास के बारे में जितनी भी जानकारी है आज आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा इससे रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज सुबह ही इजराइल के द्वारा बताया गया कि उन्होंने बॉम्बिंग कर दी है होम ऑफ हमास चीफ इन गाजा। इनका नाम है याह्या सिनवर, आप देख सकते हो। बेसिकली ये एक चेयरमैन ऑफ दी हमास पॉलिटिकल ब्यूरो है, मतलब कि चेयरमैन है इस पर्टिकुलर ब्यूरो के। आपने देखा होगा इकोनॉमिक ब्यूरो, अलग अलग जो सेगमेंट होता है उसके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर माने जाते हैं ये। इसके अलावा उनके जो भाई हैं मोहम्मद सिनवर, उनके भी घर को यहां पर हटा दिया गया है। यहां पर जो इजराइल है उसका यह कहना है कि ये जो घर थे इन दोनों के, वो एक प्रकार से मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी वजह से इजराइल को हमेशा खतरा रहता था। लेकिन आइए मैं आपको ये जो वीडियो रिलीज किया गया है इजरायली आर्मी के द्वारा वो मैं आपको दिखाता हूं। ये आप देख पाओगे यहां पर सेंटर में बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसकी वजह से उनके जो घर हैं उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे। ये जो याह्या सिनवर है, मैं आपको बता दूं, ही हैज बीन द फॉर्मर कमांडर ऑफ हमास मिलिट्री ब्रांच। पहले ये मिलिट्री ब्रांच के थे, अभी मैंने आपको बताया ये पॉलिटिकल ब्यूरो के चीफ हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो 20 साल तक, 2 दशक तक ये इजराइल के जेल के अंदर बंद थे, लेकिन 2011 में इजराइल ने इनको रिलीज कर दिया था। और बेसिकली कारण ये था, प्रिजनर एक्सचेंज हुआ था। आपने देखा होगा 2 ऑर्गेनाइजेशंस के लोग यहां पर आपस में जब गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तो एक समझौता होता है। तो इजराइल की तरफ से जो हमास के लीडर हैं, ये वाले आप देख सकते हो सिनवर, उनको रिलीज किया गया, और हमास ने भी कुछ प्रिजनर को यहां पर रिलीज किया था। और फिर आगे चलकर 2017 में इनको पॉलिटिकल विंग के तौर पर चुन लिया जाता है हेड, और मार्च के महीने में, इसी साल मार्च के महीने में वो वापस से चुने जाते हैं। तो ही इज अ काइंड ऑफ डी फैक्टो लीडर इन पैलेस्टीनियन। लेकिन मैं आपको बता दूं, उनके घर को तबाह करना इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी मृत्यु हो गई। ये कंफर्म नहीं है, क्या वो उस समय घर में था नहीं था, ये तो अब देखने वाली बात होगी। बट एक बड़ी बात है कि यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपका खत्म कर दिया गया है। देखिए अब मैं हमास के ऊपर आऊंगा, लेकिन जल्दी से करंट का सिचुएशन वहां पर बता देता हूं कि अभी तक 148 लोगों की गाजा के अंदर मृत्यु हो गई है, जिसके अंदर 41 चिल्ड्रन हैं। और इसके अलावा इजराइल ने कहा है कि 10 लोग उनकी तरफ मारे गए हैं। अभी तक करीब 3000 के आसपास जो रॉकेट हैं वो यहां पर फायर किया जा चुका है, और 450 रॉकेट, ऐसा बताया गया इजराइल के द्वारा, वो सिर्फ गाजा के अंदर ही गिर गया। मतलब हमास ने जो फायर किया था वो उन्हीं के टेरिटरी में गिर गया। और इजराइल का बार बार ये भी कहना है कि उन्हीं के रॉकेट की वजह से वहां की जो पॉपुलेशन है उसमें मृत्यु देखने को मिल रही है। और इनफैक्ट आपने सुना होगा आयरन डोम के बारे में, तो इसने करीब 1150 रॉकेट अभी तक इंटरसेप्ट किया है। अब देखिए आज इसके ऊपर अब देखना होगा यूनाइटेड नेशंस के अंदर क्या कोई डिसीजन लिया जाता है कि नहीं। आज एक मीटिंग है सिक्योरिटी काउंसिल की, लेकिन अभी तक जितने भी प्रयास किए गए हैं यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, इजिप्ट के द्वारा, वो कोई भी सफल नहीं रहा है। लेकिन यहां पर जो हमारा क्वेश्चन है कि क्या ये एंड है हमास का, तो इसके राइज के बारे में आपको जाना पड़ेगा, हमास के बारे में आपको जाना पड़ेगा, तो सभी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर इसकी हम शुरुआत देखें, ये आपका होता है एक्चुअल में 1987 में। मैं इसके ऊपर वापस आऊंगा, स्टार्टेड इन 1987, लेकिन 1989 जून के महीने में जाकर इसका जो लीडर था, इसका नाम है शेख अहमद यासीन। ठीक है, तो ये जो लीडर है इसी के द्वारा एक तरह से आप कह सकते हो इसको फॉर्म किया गया था। इसका जन्म होता है 1938 में एश्केलॉन में। आपको बता दूं, इजराइल का ये मैप अगर आप देखोगे तो ये गाजा पट्टी है, उसके जस्ट नदन साइड में आप देखो, गाजा के जस्ट ऊपर आपको यहां पर ये देखने को मिल रहा होगा। तो बेसिकली आप याद रखिएगा, इजराइल के अंदर भी बहुत सारे पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन रहती है, मतलब जो अरब पॉपुलेशन है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जूइश रहते हैं यहां पर। 20% आबादी, 20-21% आबादी वहां पर अरब पॉपुलेशन की भी है, जो कि अलग अलग शहर में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो एश्केलॉन है, यहीं पर इसका जन्म होता है 1938 में, और फिर वो एक तरह से पैलेस्टीनियन मूवमेंट के अंदर पूरी तरह से शामिल हो जाता है। तो जून के महीने में 1989 में उसको और उसके बेटे को, दोनों को काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया था इजरायली सोल्जर्स के द्वारा, और तब जाकर उसने ये चीज माना कि हम ही इसके लीडर हैं। ये जो पूरा मूवमेंट स्टार्ट हुआ है 1987 में, हम ही इसके लीडर हैं। इनफैक्ट जो यासीन है, ये जो लीडर था आपका,
वो एक तरह से बहुत ही ऑर्डिनरी पर्सन, मतलब आप कह सकते हो जो स्कूल टीचर है उसकी वहां से शुरुआत किया था। अरबिक लैंग्वेज का एक स्कूल टीचर था, लेकिन आगे चलकर स्पिरिचुअल लीडर के तौर पर ये बन गया और पैलेस्टीनियन इसको बहुत मतलब कि एडमायर करते थे, मतलब यही हमारा लीडर है और इसी के पीछे सब लोग चलने लग गए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो भी ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं ना, उसके पीछे का भी कुछ बैकग्राउंड होता है। मतलब ये स्टार्ट तो हो गया था 1987 में, लेकिन उसके 10 साल पहले आप देखोगे 1978 में जो यसिन है, ये जो लीडर था, उसने कई सारे फॉलोअर्स के साथ जुटकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम है इस्लामिक कंपाउंड। और इसके साथ साथ इसने क्या किया, जो और कई सारे सपोर्ट हैं, कोलैबोरेशन किया, जैसे कि इजिप्ट के अंदर मुस्लिम ब्रदरहुड। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि ये जो हमास है वो एक तरह का आप कह सकते हो कि मुस्लिम ब्रदरहुड का 1928 से स्टार्ट हुआ था जो मूवमेंट इजिप्ट के अंदर, वहीं से लेकर बहुत सारे जगह पर फैल गया था। पूरे अरब देशों में कई जगह आपको देखने को मिलेगा। तो वो भी एक तरह का ऑफशूट है, आप कह सकते हो, यहीं से इसको जो है प्रेरणा मिलती है। तो उसने बहुत सारे अदर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर कोलैबोरेशन किया और फाइनली जाकर उसका जो पूरा ग्रुप है एक बड़े में तब्दील हो जाता है। और 1987 आते आते वो पैलेस्टीन के अंदर एक प्रकार से पहला इंतिफादा जो है वो आपका स्टार्ट कर देता है। देखो, इंतिफादा का मतलब होता है अपराइजिंग, मतलब अरबिक लैंग्वेज में, अरबिक सेंस में अगर आप कहो तो ये एक लेजिटिमेट तरीका है इस्लाम के अंदर कि जो फोर्सफुली यहां पर अपने राइट्स को छीनना, ठीक है, यहां पर अपने राइट्स को लेना, मतलब कि कुछ भी हो जाए, जान भी चली जाए, कुछ भी हो जाए, तो इसी को इंतिफादा कहते हैं। तो पहला इंतिफादा आपका 1987 में जब स्टार्ट हुआ तो वहीं से बेसिकली आप कह सकते हो कि हमास की जो है वो शुरुआत होती है। और यहां पर आप इसका टैग भी देख सकते हो, इनका जो कहना था, राइट फोर्स फ्रीडम, मतलब किसी भी प्रकार से हमें अपनी आजादी चाहिए, हमें अपना हक जो है वो छीन कर लेना पड़ेगा, उनका ये क्लियर कहना था। और जो यसीन है वो अनडिस्प्यूटेड लीडर एक तरह से धीरे धीरे खड़ा हो रहा था पैलेस्तीन के अंदर। लेकिन यहां पर आपको एक चीज समझना है, जो हमास सामने निकल कर आया था ना, वो डायरेक्टली इजराइल को कन्फ्रंट नहीं कर रहा था। उसका सबसे पहले जो एम अगर आप देखोगे तो वो बेसिकली था आपका पैलेस्तीन के अंदर उनके खुद का ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम अक्सर आप सुनते होंगे PLO, दैट इज पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो PLO है वो आपका शेप में आया था 1964 में, और इसके जो लीडर थे ये भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं, यसीर अराफत। और आज के डेट में मैं आपको बता दूं, जो वेस्ट बैंक आप देखते होगे ना यहां पर, ये वेस्ट बैंक जो है यहां पर इन्हीं के द्वारा रूल किया जाता है, जो PLO है। और इस समय प्रेजेंट में लीडर अक्सर आप सुनते होंगे मोहम्मद अब्बास। तो पहले इसके लीडर कौन थे, यसर अराफात, और आगे चलकर बन गए मोहम्मद अब्बास अभी प्रेजेंट में। तो शुरुआत में क्या होता है, जो हमास आता है ना आपका पैलेस्टीनियंस के लिए, तो वो आपका PLO के द्वारा जो पॉलिटिकल स्पेस छोड़ा जा रहा था उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था। डायरेक्टली वो इजराइल के साथ कन्फ्रंट नहीं कर रहा था, क्योंकि उस समय उतना कर भी नहीं सकता था। लेकिन यहां पर जो PLO है वो क्या कर रहा था, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट कर रहा था, जैसे कि वो डिप्लोमेटिक सेटलमेंट की तरफ बढ़ रहा था। मतलब कि जो उनका मेन एम था पहले, टेररिज्म के माध्यम से कई सारी चीजों के तहत वो अपने पैलेस्तीन को बैठाना चाहते थे। लेकिन उन्होंने 1988 में अनाउंस कर दिया कि हम टेररिज्म को छोड़ने के लिए तैयार हैं और हम चाहते हैं कि जितना भी हमारा लैंड है, जो भी है, थोड़ा सा अच्छे से सेटलमेंट हो जाए, इंडिपेंडेंस मिल जाए तो हम ठीक है। लेकिन अब आप खुद सोचो, जो ज्यादातर लोग हैं ना, क्या होता है कई बार जो लोग हैं उनको पसंद नहीं आता ये सब सेटलमेंट, कि हमें अपना कम लैंड मिला है, 1967 के वॉर में बहुत सारा लैंड इजराइल ने ले लिया, हमें वो भी वापस चाहिए। तो लोगों को ये पीस वाली चीजें उतनी पसंद नहीं आती। और वही चीज वहां पर हुआ कि जो यसीन की ऑर्गेनाइजेशन है हमास, उसको बहुत हद तक सपोर्ट मिलने लग गया था। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है हमास के राइज में, वो आपको याद रखना है। और हमास का यहां पर लगातार कहना था कि जो सोल्यूशन है, पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है ना, वो सिर्फ जिहाद से मिल सकता है, यहां पर हम पीस और डेमोक्रेटिक माध्यम से नहीं ले सकते। तो वो एक तरह से अपोज कर रहे थे PLO को कि वो जो चाहते हैं PLO ऐसा नहीं हो सकता, यहां पर हमें जिहाद छेड़कर ही जो पीस है वो लेना है, अपने कंट्री को लेना है। इसके अलावा हमास का यह भी बताया जाता है कि वो जो हिजबुल्ला है उससे इंपोर्ट करा रहा था अलग अलग टैक्टिक्स। और हिजबुल्ला आपको मिलेगा लेबनान के अंदर, आपको पता है इजराइल का हिजबुल्ला के साथ भी हमेशा कन्फ्रंट मिलता है। तो नदन साइड में आप ध्यान रखिए, यहां पर सदन, जो लेबनान का सदन साइड है, यहां पर हिजबुल्ला है। तो वहां से भी बहुत सारे टैक्टिक्स ये ले रहा था कि किस तरह से इजराइल को हम कन्फ्रंट कर सकें। और कई सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा यह भी बताया जाता है कि ये जो हमास ऑर्गेनाइजेशन है वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन से ज्यादा वो सिविलियन पॉपुलेशंस को ज्यादा टारगेट करने में लगा रहता है या फिर लगा रहता था। यहां पर अब हम देखते हैं कि
आगे क्या होता है देखिए, धीरे धीरे ऐसे ही चीजें चलती रहती हैं। ओस्लो अकॉर्ड भी होता है 1993 में, 95 में भी एक अकॉर्ड होता है, तो उसके बारे में मैंने एक अलग से क्वेश्चन बनाया है, वो आप जरूर सॉल्व करिएगा एंड में। लेकिन यहां पर 2004 में जाकर जो यसीन है, जो इसका लीडर था, जिसने बनाया था, उसका असैसिनेशन कर दिया जाता है बाय इजरायली अटैक। तो इजराइल जो है उसको मार देते हैं, लेकिन मूवमेंट रुकता नहीं है, मूवमेंट और ज्यादा तेजी से फैल जाता है और इसका जो डेप्यूटी था अब्दुल अजीज, वो यहां पर इसको टेक ओवर कर लेता है। और अब्दुल अजीज को आप देखिए क्या कहा जाता है पैलेस्टीनियंस के द्वारा, लायन ऑफ पैलेस्टीन, और वो इसको फाइनली जाकर जो है चलाने लगता है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं 2007 से यहां पर एक तरह से डी फैक्टो आप कह सकते हो, जो गाजा का रूलर है वो हमास बन जाता है। मतलब एक तरह से जो पीएलओ है उसके बीच में और हमास के बीच में सेटलमेंट हो जाता है। पीएलओ कहता है कि चलो हम वेस्ट बैंक को देखेंगे, और जो हमास है वो कहता है कि ठीक है हम अपना गाजा को देखेंगे। लेकिन दोनों का एम जो है लगभग सेम, मतलब कि सेम ही है एक तरह से। जो हमास है वो चाहता है कि हमें अपना पूरा लैंड मिले, आजादी मिले। अभी प्रेजेंट में अगर आप देखोगे जो इसका सबसे मेन लीडर है हमास का, ओवरऑल जो सबसे मेन लीडर है उसका नाम है अब्दुल सलेम, अब्दुल सलाम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब्दुल सलाम जो है इसका मेन लीडर है, और ये लोग अभी तक अगर आप देखोगे तो सक्सीड हुए हैं, मतलब कि अपने पावर को बनाने में। ऑल्दो इजरायली, यूएस और इंटरनेशनल बहुत सारे प्रेशर आए, लेकिन अभी भी ये गाजा के अंदर बने हुए हैं। तो यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न अब ये आता है कि जो हमास है क्या वो अभी आगे फ्यूचर में जारी रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से यहां पर युद्ध हो रखा है दोनों के बीच में, अब इजराइल यहां पर एक एक चीजों को टारगेट कर रहा है। यहां पर जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, कल आप देखिए यहां पर इजराइल के द्वारा बोला जा रहा था कि जो अल जजीरा का जहां पर ऑफिस है, जो बिल्डिंग है आपका अल जल्ला, उसको उन्होंने पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि यहां पर जो हमास है वो ऑपरेट कर रहा है। तो कई सारी चीजें हैं यहां पर, फ्यूचर में देखना होगा। अभी के लिए यहां पर जो पॉलिटिकल ब्यूरो का चीफ है सिनवर, उसके घर को यहां पर डिस्ट्रॉय किया गया है। अब आगे ये भी देखना होगा कि क्या उसकी मृत्यु हुई है कि नहीं यहां पर, लेकिन जो अभी मेन लीडर है वो तो आपका अभी भी है। तो लेट्स सी कि किस तरह से चीजें टर्न आउट होती हैं। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको लगभग सभी कुछ समझ में आ गया होगा हमास के बारे में, और यहां पर जिस तरह से ये जो पूरा घर है उसका डिस्ट्रॉय किया गया। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने आपको बोला था, ओस्लो अकॉर्ड के बारे में काफी चर्चा होती है। जब भी पैलेस्टीन इजराइल का मुद्दा होता है ये अकॉर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आप मुझे बता सकते हो इसके बारे में? दो स्टेटमेंट है, ध्यान से करना, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखना। इसका जो राइट आंसर है मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही, अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे और भी कहीं सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो यहां पर देख सकते हैं। और यहां पर अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें यहां पर दी गई हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।